गाइस, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना कैसे हुई, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। जो फ्रांस की स्थिति आने वाले वर्षों में भी तनावपूर्ण बनी रही। जो आने वाले वर्ष थे उनमें फ्रांस की स्थिति और भी तनावपूर्ण थी, लेकिन लुईस 16 ने संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए थे। परंतु प्रशा के जो राजा थे उसकी गुप्त वार्ता भी चल रही थी। फ्रांस का राजा लुईस 16 और प्रशा का राजा, इन दोनों के बीच वार्ता चल रही थी चुपके से। वो एकदम चोरी छुपे एक दूसरे से बात करते थे। फ्रांस की घटनाओं से अन्य पड़ोसी देश के शासक भी चिंतित थे। जो फ्रांस में जो घटनाएं घट रही थी, दंगे फसाद, इन सब से जो दूसरे पड़ोसी देश थे वो भी डर रहे थे। इसलिए सन 1789 की गर्मियों के बाद होने वाली ऐसी घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए इन शासकों ने सेना भेजने की योजना बना ली थी। जो फ्रांस की जो ऐसी घटनाएं हो रही हैं, इनसे निजात पाने के लिए इन लोगों ने सन 1789 की गर्मियों के बाद ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उन्होंने सेना भेजने की योजना बना ली कि वो अपनी सेना भेजेंगे ताकि उनके वहां पे ऐसी कोई घटना ना हो। लेकिन जब तक इस योजना पर अमल होता, अप्रैल सन 1792 में नेशनल असेंबली ने प्रशा और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित कर दिया। प्रांतों से हजारों स्वयंसेवी सेना में भर्ती होने के लिए जमा होने लगे। उन्होंने इस युद्ध को यूरोपीय राज्यों एवं कॉलोनियों के विरुद्ध जंग के रूप में लिया। जब तक वो लोग अपनी सेना भेज पाते, तब तक सन 1792 में नेशनल असेंबली ने प्रशा और ऑस्ट्रिया के खिलाफ अपनी पूरी सेना को भेज दिया। उसके विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी कि अब युद्ध होगा। जो प्रांत के जितने भी लोग थे वो सब सेना में भर्ती होने के लिए एक बार एक करके सब लोग आ रहे थे। ठीक है। यूरोप के जो राजा थे और जो कुलीन थे, वो उनके विरुद्ध जो जनता है उनकी जंग के रूप में इस युद्ध को लिया। उन्होंने होठ पर देशभक्ति के जो तराने थे, उनमें कवि रॉजर दी लाइल द्वारा रचित मार्सिले भी था। मार्सिले ये जो इस गाने का फ्रांस का राष्ट्रगान है, अब मार्सिले फ्रांस का राष्ट्रगान है, वो उस समय हर एक आदमी के होठों पे था। यह गीत पहली बार मार्सिलेस के स्वयं सेवकों ने पेरिस के ओर कूच करते हुए गाया था। इस गाने का नाम मार्सिले हो गया, जो फ्रांस का राष्ट्रगान है। जब ये गीत पहली बार गाया गया था तो मार्सिलेस के स्वयं सेवकों ने इसको गाया था जब वो पेरिस की तरफ कूच कर रहे थे। इसलिए इस गाने का नाम मार्सिलेस से लिया गया है, इसका नाम है मार्सिले। क्रांतिकारी युद्ध से जनता को भारी क्षति एवं आर्थिक कठिनाइयां झेलनी पड़ी। जो क्रांतिकारी जो युद्ध कर रहे थे उसकी वजह से जो जनता थी उनको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ और उन्हें बहुत कठिनाइयां झेलनी पड़ी। जो पुरुष थे, पुरुषों के मोर्चे पर चले जाने के बाद घर परिवार रोजी रोटी की जिम्मेदारी औरतों के कंधों पे आ पड़ी। जब पुरुष जंग पे चले गए तो पूरे घर का काम बाहर करना, सफाई करना, खाना बनाना, सामान लाना, अपनी व्यवस्था करना, साथ ही साथ अपने बच्चों को पालना, इन सब की जिम्मेदारी औरतों के कंधों पर आ गई। देश की आबादी के एक बड़े हिस्से को ऐसा लगता था कि क्रांतिकारियों के सिलसिले को आगे बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि सन 1791 के संविधान से सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए थे। लोग राजनीतिक क्लबों में अड्डे जमा कर सरकारी नीतियों और अपनी कार्य योजना पर बहस करते थे। जो देश की जो आबादी थी, उस आबादी के एक बहुत ही बड़े हिस्से को ऐसा लगता था कि जो क्रांतिकारी का ये सिलसिला चल रहा है क्रांति का, उसे और आगे बढ़ने की जरूरत है। क्योंकि जो सन 1789 के जो संविधान थे उसमें सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त थे और गरीबों को राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। जो लोग थे वो उन्होंने राजनीतिक क्लबों में अड्डा जमाकर सरकारी नीतियां और अपनी कार्य योजना पर बहस करते थे। वो राजनीतिक क्लबों में जाते और वहां पे बैठते और सरकारी नीतियों और अपनी कार्य योजना पे बातें करते, चर्चा करते। ठीक है। इनमें जैकोबिन क्लब सबसे सफल था। ये जो लोग थे जो
आपस में राजनीतिक क्लबों में अड्डे जमा कर सरकारी नीतियों और कार्य योजना पर बहस करते थे। उन्हीं लोगों में से एक क्लब जैकोबिन क्लब का नाम का एक क्लब बहुत सबसे ज़्यादा सफल था, जिसका नाम पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सर जेकब के नाम पर पड़ा, जो अब इस राजनीतिक समूह का अड्डा बन गया था। इसका जो नाम जैकोबिन क्लब है, इसका नाम पेरिस का एक पहले पे एक कॉन्वेंट ऑफ सेंट जेकब के नाम पे पड़ा। कॉन्वेक्ट होता है, कॉन्वेक्ट एक शिला होती है, एक पत्थर होता है जहाँ पे जो विचार होते हैं, जो भाषाएं होती हैं, अलग अलग भाषाओं में विचार वगैरह ये सब लिखते हैं। ठीक है, अब इस ऑफ कॉन्वेक्ट ऑफ जेकब के नाम पर इसका नाम जैकोबिन क्लब पड़ गया, जो कि अब राजनीतिक समूह का अड्डा बन गया था। इस पूरी अवधि, इस पूरे टाइम का, इस पूरे समय काल के अंदर महिलाएं भी सक्रिय थी। इस पूरे समय काल के अंदर जो महिलाएं थी वो भी सक्रिय थी, और उन्होंने भी अपने क्लब बना लिए थे, उन्होंने भी अपने अलग अलग क्लब बना लिए थे। ये जैकोबिन है। अब सब लोग, यहाँ तक कि ये महिलाएं भी अपना अलग अलग क्लब बना के वो रह रही थी। ठीक है, अब जैकोबिन क्लब के सदस्य मुख्यतः समाज में कम समृद्ध हिस्से से आते थे। जो जैकोबिन क्लब के जो लोग थे वो कम पढ़े लिखे हिस्सों से, एकदम गरीब हिस्सों से वहाँ के लोग आते थे। इनमें छोटे दुकानदार, कारीगर, जूता बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ी साज, छपाई करने वाले और नौकर व दहाड़ी मजदूर भी शामिल थे। मतलब अमीर नहीं, जो गरीब गरीब लोग थे वो ज़्यादातर जैकोबिन क्लब में ही आते थे। उनका जो नेता था, उनका नाम था मैक्समिलियन रोबेस्पियर। उनका जो नेता, उसका नाम था मैक्समिलियन रोबेस्पियर। जैकोबिन के एक बड़े वर्ग ने गोदी कामगारों की तरह धारीदार पतलून पहनने का निर्णय किया। जो जैकोबिन क्लब था, उसका एक बहुत बड़ा वर्ग गोदी कामगारों की तरह जो धारदार पतलून होते थे, उन्होंने उसे पहनने का निश्चय किया। कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये धारदार जो इधर पे ऐसे पतलून है इनकी, ये उन्होंने निश्चय किया कि हम हाँ ऐसे पहनेंगे। ओके, उन्होंने समाज के कैम्पेस्ट वर्ग, खासतौर घुटने तक पहने जाने वाले ब्रीचेस पहनने वाले कुलीनों को खुद से अलग कर दिया। जो कुलीन लोग थे वो घुटने तक कपड़े पहनते थे, वो पूरे कपड़े ना पहन के वो घुटने तक पहनते थे, जिसको ब्रीचेस बोला जाता था। ठीक है, उन्होंने ये लंबी पतलून पहन के, धारदार पतलून पहन के जैकोबिन क्लब के लोगों ने खुद को उन कुलीनों से अलग कर लिया। ये ब्रीचेस पहनने वाले जो कुलीन थे, उनकी सत्ता समाप्ति का ऐलान उनका एक तरीका था। उनका ये लंबे लंबे धारदार कपड़े पहनना, ये उनका कुलीनों की सत्ता को समाप्त करने का एक ऐलान था। इसलिए जैकोबिन को सौ कुलात के नाम से जाना गया। जो जैकोबिन था उसको सौ कुलात, ठीक है, सौ कुलात के नाम से जाना गया। कुलात होता है जिसका नाम होता है, शाब्दिक अर्थ होता है बिना घुटने वाले, मतलब वो लोग जो घुटने तक कपड़े नहीं पहनते। ठीक है, और सौ कुलात पुरुष लाल रंग की टोपी पहनते थे, जो स्वतंत्रता का प्रतीक था। जो ये लोग लाल टोपी पहनते थे, जो कि स्वतंत्रता का एक प्रतीक था। ठीक है, लेकिन महिलाओं को ऐसा करने की अनुमति नहीं थी। जो महिलाएं थे उनको ऐसा करने की अनुमति नहीं थी कि वो हाँ बड़े लंबे ऐसे कपड़े पहने, लाल टोपी लगाकर घूमे, इन सब करने की उनको अनुमति नहीं थी। ठीक है, सन 1792 की गर्मियों में जैकोबिन ने खाद्य पदार्थों की महंगाई एवं अभाव से नाराज परिवासियों को लेकर एक विशाल हिंसक विद्रोह की योजना बनाई। 10 अगस्त की सुबह उन्होंने टुलरे के महल पर धावा बोल दिया, राजा के रक्षकों को मार डाला और खुद राजा को कई घंटों तक बंधक बनाए रखा। सन 1719 की जो गर्मियां थी, वहां पे जैकोबिन क्लब के लोगों ने खाद्य पदार्थ की महंगाई और अभाव से वो लोग नाराज हो गए और उन्होंने एक बहुत बड़ा हिंसक विद्रोह की योजना बनाई। 10 अगस्त को वो सुबह उन्होंने टुलरे का महल वो महल था जहाँ पे फ्रांस का राजा रहता था। ठीक है, उन्होंने टुलरे के महल पर धावा बोल दिया। जो राजा के रक्षक थे उनको मार दिया और साथ ही साथ राजा को बंधक बना लिया। ठीक है, असेंबली ने शाही परिवार को जेल में डाल देने का प्रस्ताव पारित किया। जो असेंबली थी उन्होंने पूरे शाही परिवार को जेल के सलाखों के पीछे डालने का प्रस्ताव पारित किया। नए चुनाव करवाए गए।
21 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी पुरुषों को, चाहे उनके पास संपत्ति हो या ना हो, मतदान का अधिकार होता था। पहले का ऐसा रूल था कि जो लोग होते थे, जो 21 वर्ष से अधिक के केवल पुरुष, ठीक है, जो ज़्यादा संपत्ति वाले होते थे, वो 3 दिन की काम के बराबर अगर वो कर चुकाते थे, 3 दिन के जो काम होता तो उसके बराबर अगर वो कर चुका पाते थे तो वो मतदान कर सकते हैं। लेकिन अगर वो तिगुना कर नहीं चुका पाते थे तो उनको उनसे मतदान का अधिकार छीन लिया जाता था। तो जब असेंबली ने शाही परिवार को जेल में डाल दिया तो दोबारा जो नए चुनाव करवाए गए उसमें 21 वर्ष से अधिक सभी पुरुषों को, चाहे वो उनके पास संपत्ति हो या ना हो, चाहे वो कर चुकाते हो या ना हो, उनको मतदान देने का अधिकार दिया गया। ठीक है। निर्वाचक असेंबली को कन्वेक्शन का नाम दिया गया। 21 सितंबर सन 1792 को इस राजतंत्र का अंत कर दिया गया और फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित कर दिया गया। जो निर्वाचित जो असेंबली थी, मतलब जो असेंबली चुनी गई थी, उस पूरे असेंबली को कन्वेक्शन नाम दिया गया। ठीक है। और 21 सितंबर सन 1792 को इस कन्वेक्शन को इस राजतंत्र का अंत कर दिया गया और फ्रांस को पूरा एक गणतंत्र घोषित कर दिया गया। फ्रांस को डेमोक्रेटिक कंट्री घोषित कर दिया गया। ठीक है। और जैसा कि आप जानते हैं कि गणतंत्र सरकार का वह रूप है जहां सरकार और उसके प्रमुख का चुनाव जनता करती है। आप सब जानते ही होंगे कि जो गणतंत्र देश वो होता है जहां पे जो राजा होता है उसका चुनाव और कोई नहीं बल्कि जनता अपने मतों से करती है। ठीक है। अपने वोट देके वो उनको जिताती है और राजा बनाती है। वह शानगुत राजशाही नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि हाँ, जो राजा था उसका बेटा ही राजा बनेगा। वो वंशागुत राजशाही नहीं है। आप कुछ अन्य गणतंत्र देशों के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करें और देखें कि वो कब, कैसे और कहाँ गणतंत्र बने, किन किन कारणों से वो गणतंत्र बने। ठीक है। लुई 16 को न्यायालय के देशद्रोह के आरोप में मौत की सजा सुना दी गई। जो लुई 16 था उसको न्यायालय ने देश के खिलाफ द्रोह करने के लिए और साथ ही साथ अपने खुद के मतलब पूर्ण करने के लिए देश का जो जितना भी प्रॉपर्टी, जितना भी पैसा वगैरह था, जितना भी उनके साधन थे, उन सबको नष्ट कर दिया गया। इसके वजह से न्यायालय ने उसको देशद्रोह के आरोप में मौत की सजा सुना दी। 21 जनवरी सन 1792 को प्लेस डी लॉ कॉन्डक्ट में उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई। जल्द ही रानी मैरी एंटोनेट का भी वही हश्र हुआ। ठीक है। 21 जनवरी सन 1792 को जो एक जगह है जहाँ का नाम है प्लेस डी लॉ कॉन्डक्ट, वहां पे उसे सबके सामने फांसी दे दी गई और जल्द ही जो रानी एंटोनेट था उनका भी यही हश्र हुआ। ठीक है। आज की हमारी ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके, तब तक के लिए आप सभी से अलविदा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।